स्प्रिंग बूट क्या है? इट इज फ्रेमवर्क ही तो है, और इसको क्या बोलिएगा? इट इज व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ कौन सा फ्रेमवर्क? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का बच्चा क्या माना जाएगा? एक्सटेंशन माना जाएगा। किसे? स्प्रिंग बूट को। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क हमारा क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक्सटेंशन है। तो पहला पॉइंट क्लियर, इट इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। क्लियर? इट हैज मतलब कई बेनिफिट है ओवर द स्प्रिंग, है ना? इट हैज कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, जेएसपी भी और थीम लीफ, लेकिन ये प्रायोरिटी किसको देता है? थीम लीफ को। तो बेटर क्या होगा? थीम लीफ का क्या फायदा बचा? थीम लीफ लाइट वेट होता है, और थीम लीफ एक फ्रेमवर्क है, जेएसपी फ्रेमवर्क नहीं है। तो अगर स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बनाइएगा तो बेहतर क्या होगा? थीम लीफ, और थीम लीफ इटसेल्फ इज अ फ्रेमवर्क। और स्प्रिंग क्या, जेएसपी क्या टेक्नोलॉजी है। और जेएसपी में प्रॉब्लम क्या है? जेएसपी से बहुत आसान है थीम लीफ, क्योंकि जेएसपी में दिक्कत क्या है? एक जेएसपी पेज बना, उसको ट्रांसलेट करके क्या बनता है? सबलेट। यानी हर जेएसपी पेज को कन्वर्ट करके क्या बनाया जाता है? सबलेट। तो ज्यादा हैवी हो जाएगा। और थीम लीफ में एचटीएमएल होता है, और केवल वही लूप वगैरह यहाँ भी चलेगा, स्क्रिप्ट लिखेंगे जैसा अभी मैंने लिखा है ना? तो डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन और वेब एपीआई यूजिंग स्प्रिंग बूट is much faster than developing using what? स्प्रिंग। स्प्रिंग का यूज करके डेवलप करिए और स्प्रिंग बूट का, दोनों में फास्ट कौन होगा? स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट हैज several features such as, इनके साथ ढेर सारे फीचर हैं, सच एज, देखिए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। पहला फीचर इनका क्या है? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। मतलब वो जो हम स्प्रिंग एमवीसी में क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बनाई थी जिसमें हमने फ्रंट कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर किया था। एक स्प्रिंग हाइफन सबलेट डॉट एक्सएमएल फाइल बनाए थे जिसमें किसको कॉन्फ़िगर किया था? बाकी पूरे प्रोजेक्ट को, व्यू रिज़ॉल्वर, सीएसएस लोकेशन, बेस पैकेज, क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ा था। यहाँ तक क्या फीचर है इसका, है ना? स्प्रिंग स्टार्टर डिपेंडेंसी। कौन सी डिपेंडेंसी? स्टार्टर डिपेंडेंसी। पता आपको, कई डिपेंडेंसी जो हम स्प्रिंग में यूज करते थे मिला के एक सिंगल बनाई गई। जैसे हमने जो डाला था ना, अभी देखोगे कौन सा डाला हमने? स्प्रिंग वेब की स्टार्टर डिपेंडेंसी। स्टार्टर डाली, उसमें स्प्रिंग का सारा आ गया, सारा वेब आ गया होगा। देखिए दिखाता हूं, ये इसकी स्टार्टर डिपेंडेंसी देखो तुम लोग, थोड़ा नीचे आ जा भाई, देखना, ये फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल है, ये हायरार्की देखो तुम लोग, डिपेंडेंसी हायरार्की। यहाँ देखिए आप, ये कौन सी है? थीम लीफ छोड़ो, अभी हम स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब वाली डाले हैं। देखो कौन कौन सी डिपेंडेंसी इससे आई है, देखिए ध्यान से, कौन कौन सी आई है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसन है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट है, स्प्रिंग वेब है, और स्प्रिंग वेब एमवीसी है। अब इसमें जाओ, स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसन में कौन कौन सी है देख लो। इतनी नहीं तो अलग अलग सबका डालना पड़ता। अब स्प्रिंग बूट वेब एमवीसी में देखो, वेब एमवीसी में क्या है? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, स्प्रिंग बीन्स है, स्प्रिंग कंटेक्स्ट। स्प्रिंग कंटेक्स्ट में क्या है? स्प्रिंग एओपी है, स्प्रिंग बीन्स है, स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग एक्सप्रेशन है। उसी तरह से स्प्रिंग एक्सप्रेशन अलग से भी है। तो ये इसका एडवांटेज है। क्या चीज? स्टार्टर डिपेंडेंसी। तीसरा, एम्बेडेड वेब सर्वर।
इनके पास वेब सर्वर क्या है, स्प्रिंग बूट के साथ आता है, यानी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाइएगा तो वेब सर्वर उनका अपना है। और कौन सा वेब सर्वर, डिफॉल्ट वेब सर्वर इज व्हाट, टॉम कैट। चाहे तो बदल भी सकते हैं, डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, स्टार्टर डिपेंडेंसी उसको आपको डालना पड़ेगा अदर के लिए, टॉम कैट है, ठीक है। आगे देखिए, स्प्रिंग बूट CLI, CLI होता है कमांड लाइन इंटर, इन्होंने कमांड लाइन इंटरफेस बना रखा है, बोले कमांड लिख के आप हमारा प्रोजेक्ट पूरा बना सकते हैं। यानी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई HTML की जरूरत नहीं है, इन्होंने CLI दे रखा है। जैसे एंगुलर CLI आजकल बड़ा पॉपुलर है, एंगुलर में कोई भी प्रोजेक्ट बनाइएगा तो क्या होता है, एंगुलर CLI एक उनका क्या है, प्रोग्राम है, मतलब एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल कर लीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट से आप सारे एंगुलर के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मतलब उसमें कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है, सब कुछ के लिए क्या लिखा गया, कमांड दे दो, कमांड बड़ा फास्ट माना जाता है। कभी देखिए अगर आपको फोल्डर बनाना तो राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर का नाम रखिए, फिर करिए वहां पर CMD पे जाइए, क्रिएट MKDIR, फोल्डर का नाम इंटर मारिए, फॉरन फोल्डर बन जाता है। तो फास्ट किसे माना गया, CUI को, किससे, GUI से, इन्होंने कमांड लाइन इंटरफेस दे दिया। एक इनका फीचर और है, स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, ये फीचर ZR है, ZER नहीं है। स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर क्या करते हैं, जैसे आपके पास HTS नहीं है, इक्लिप्स है, और आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो सर्वर पे जाइए, ब्राउजर पे जाइए, यहाँ टाइप करिए क्या, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, क्या टाइप करिएगा, ये इनिशियलाइजर आ जाएगा इनका, इस पे क्लिक करिए, देखो ये देखो ये खुला, स्प्रिंग इनिशियलाइजर इनका खुल गया। अब यहाँ पर देखोगे क्या ले लो आप, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना आपको, मेवन, कौन से सीरीज में लेना आपको, 2.7.16 वाला, है ना। यहाँ पर जावा मेवन लेना है, जावा लेना है, ठीक है, जावा का वर्जन कौन सा लेना है, नीचे वर्जन भी आ जाएगा 8। बाकी आप कॉम डॉट से जो भी देना है प्रोजेक्ट का नाम दे दो, और आगे डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए क्या, ऐड डिपेंडेंसी, कौन सी चाहिए, वेब चाहिए, वेब ले लो, फिर कौन सी चाहिए, थीम लीफ ले लो, इंजन, और कहाँ क्लिक कर दो, जनरेट, आपका ये एक वो बना देगा, क्या बोलते हैं इसको, जिप फाइल, इसको इक्लिप्स से इंपोर्ट करके आप इसमें जाके कोड लिख के रन कराओ। बड़ा आसान कर दिया इन्होंने आपकी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्प्रिंग के हर प्रोजेक्ट में बच्चा एक मेन क्लास बनता है, कौन सा क्लास, मेन क्लास का मतलब डायरेक्ट रन करेगा किसी के साथ। मेन का फायदा क्या होता है जावा में, बिना किसी के हेल्प से वो क्या होगा, रन कर जाएगा। मेन मेथड को JVM कॉल करता है ना, इसका मतलब हुआ कि हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होगा, मेन क्लास है। देखा होगा एक मेन क्लास मेरी बनी थी प्रोजेक्ट में, देखो ये मैंने नहीं बनाया था, ये वाली अपने आप बनी थी, जिसके ऊपर कौन सा एनोटेशन लगा है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और इसके अंदर मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर ये कोड लिखा गया है। यहीं से मैंने अपना प्रोजेक्ट क्या किया था, रन कराया था, राइट क्लिक करके क्या, रन एज व्हाट, स्प्रिंग बूट ऐप। तो पहले ये मेरा मेन मेथड कॉल होगा, फिर अंदर से ये जो स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन लिखा गया है, अंदर से फिर क्या होगा, सर्वर वगैरह को स्टार्ट किया जाएगा, और सर्वर पे एप्लीकेशन को भेज दिया जाएगा। अब जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी, सर्वर पे। अगर मैं इसको बंद कर दूं, इसको, तो सर्वर और एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। एप्लीकेशन बंद होने का मतलब सर्वर भी शट डाउन कर दिया जाएगा। कंट्रोल आपके हाथ में आ गया कि नहीं आ गया, ये JVM बंद किया आपने, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। यानी स्प्रिंग के जितने प्रोजेक्ट बनते हैं बच्चा, सब में ये मेन क्लास डाल दिया जाता है, एक सबका। ये सब स्प्रिंग बूट के क्या है, फीचर्स, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान हो गया, HTS डाउनलोड कर लीजिएगा, 4 सीरीज का वर्जन लीजिएगा, 4 पॉइंट सीरीज का। नहीं सर्वर क्यों जरूरी, जब उसके साथ सर्वर एम्बेडेड है बच्चा, तो आप सर्वर क्यों लेंगे, इट हैज इट्स ओन सर्वर, एम्बेडेड सर्वर, ठीक है ना। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, उसी के साथ इनबिल्ट सर्वर है, और डिफॉल्ट सर्वर कौन सा है, और बाकी सर्वर और कोई चाहिए तो उसकी इन्होंने डिपेंडेंसी दे रखी है। अभी हम क्या डेवलप करना सीखेंगे स्प्रिंग बूट में, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन बोले तो
वो एप्लीकेशन जो सर्वर पे रन करेगा। कहाँ रन करेगा? और सर्वर बाय डिफॉल्ट हमें स्प्रिंग बूट कौन सा प्रोवाइड कर रहा है? टॉमकैट। तो हमें अलग से डालने की जरूरत नहीं है। एसटीएस आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, एसटीएस का यूज करिएगा। एसटीएस में कैसे हम लोग, और हम लोग टेम्पलेट में क्या यूज करेंगे? थीम लीफ। बच्चा, थीम लीफ एक फ्रेमवर्क भी है, गूगल कर लीजिएगा थीम लीफ के बारे में क्या है। इसमें कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, जैसे हम जेएसपी में लिखते थे ना डॉलर वाला सिंबल लगा के और जेएसटीएल का यूज करके फॉर ईच वगैरह, उसी तरह से इनकी भी अपनी क्या होगी? स्क्रिप्ट होगी थीम लीफ की। तो हम यहाँ पर टेम्पलेट जेएसपी भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें, बट व्हाट इज बेटर? थीम लीफ। कंफर्म है? तो स्प्रिंग बूट में कोई भी प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप अपना एक वर्क स्पेस बना लीजिएगा, एसटीएस ओपन करिएगा। एसटीएस देखने में एकदम इक्लिप्स जैसा लगेगा, जो जो इक्लिप्स में फीचर है वो सब इसके है। जैसे हमने यहाँ पर हमारा वर्क स्पेस है, फ्रेमवर्क के अंदर क्या बनाने जा रहे हैं? ऐप लॉन्च पे क्लिक कर दीजिएगा, मेरा वर्क स्पेस आपको दिखा होगा। अब लॉन्च करेंगे तो उसी फोल्डर में हमारा क्या नाम है? स्प्रिंग बूट सॉरी एसटीएस ओपन हो जाएगा। कौन से फोल्डर में? ऐप नाम के फोल्डर में। यानी जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कहाँ जाएगा? ऐप नाम के फोल्डर में जाएगा। ये एसटीएस आपका ओपन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। डाउनलोड किया तुमने जी? है? मतलब मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या कोई? क्यों? कर हमने एक प्रोजेक्ट आया था तो बना के देख लिए होते यार एसटीएस में। इसी चीज को टालो मत। खाना खाना एक टाइम छोड़ दो, सोना 4 घंटे 10 घंटे के बजाय 3 घंटा कर दो, लेकिन जिससे कैरियर बनना उसको मत छोड़ो। हम लोग हर चीज में क्या करते हैं? हर चीज कोई प्रायोरिटी दे देते हैं, केवल पढ़ाई को क्या कर देते हैं? कौनो दुनिया का काम होगा पढ़ाई पे ही हम लोग ताला लगा देते हैं। कैरियर इसी से बनेगा आपको, तो इसको जितना प्रायोरिटी दीजिए उतना ही आपका फायदा है। अभी हम क्या बनाना सीखेंगे इसमें? एपीआई नहीं, एप्लीकेशन। वो भी कैसा एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन दैट विल रन ऑन सर्वर। कैसे बनाइएगा? फाइल, न्यू, यहाँ पर क्या लेंगे? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। नेट अच्छा होगा तभी ये लिस्ट दिखाएगा, नहीं तो एरर दिखा देगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा होगा क्या? सोर्स यूआरएल। ये इनका नेट से मतलब वो जो हमने कल नहीं दिखाया था स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, वही वाला यूआरएल है। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का क्या दे दीजिएगा? नाम। मैंने डेमो दे दिया। यहाँ से वर्जन में गुरु भी लिखा रहा होगा, या मैं फिर से एक बार बंद करके नया वर्क स्पेस बनाता हूँ जिससे आपको बिगिनिंग वाला दिख जाए। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग वाला। ये देखो ये ऐप बनाया था, ऐप को मैं क्या कर दे रहा हूँ? डिलीट। ठीक। अब मैं क्या करूंगा? इक्लिप्स को फिर से ओपन करूंगा। ये इक्लिप्स है। यहाँ पर मैंने ऐप नाम से कहा कि ऐप की जगह हम लिख दे वेब ऐप। तो हमारा एक वर्क स्पेस बन जाएगा किस नाम से? वेब ऐप नाम से। इसी में हमारा इक्लिप्स ओपन किया, मतलब एसटीएस ओपन होगा। इसी के अंदर ये अपना प्रोजेक्ट बना के रखेगा, जो भी आप स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे होगा मेवन प्रोजेक्ट है। इसको मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर फाइल में कौन सा ऑप्शन आएगा? न्यू। न्यू में क्या ले लीजिएगा? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। जब स्टार्टर प्रोजेक्ट लीजिएगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दीजिए और क्या लेना है? यहाँ पर मेवन लेना है, जावा का वर्जन 8 लेना है। बाकी ये चेंज नहीं करिएगा। बेस पैकेज आप ग्रुप आईडी कुछ भी रख दे, मेरी आदत है com.setpa। प्रोजेक्ट का नाम डेमो ही रहेगा और पैकेज का नाम क्या रख दे? com.setpa। कहाँ क्लिक कर दीजिएगा? नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ से आपको अभी ये चीज बदलना होगा, क्योंकि हम जावा 8 जो है वो स्प्रिंग बूट के 2.7 वाले से कंपैटिबल है। तो इसको ले लीजिएगा और यहाँ से कौन सा डिपेंडेंसी? स्टार्टर डिपेंडेंसी लीजिएगा, स्प्रिंग वेब लिखिएगा, आ जाएगा। अभी यही एक डालिएगा, अभी किसी की जरूरत नहीं है। और एक हमें डालना होगा किसकी? थीम लिस्ट की। इसको डिलीट मार के यहाँ पर वो ऑलरेडी देखिए राइट साइड में दिखा रहा, आ चुकी है। अगला कौन सा लीजिएगा? थीम लिस्ट। ये थीम लिस्ट पे मार्क कर दीजिए, तो थीम लिस्ट भी ऐड हो गया स्टार्टर डिपेंडेंसी।
नेक्स्ट करके कहां क्लिक कर दीजिएगा, फिनिश। थोड़ा सा पहली बार में वेट करिएगा, क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट बनाएगा तो पहले डिपेंडेंसी क्या करेगा, डाउनलोड। यही काम हुआ घर से करके आना आपके पास। कौन सा काम? प्रोजेक्ट बना के डिपेंडेंसी डाल के 2-3 बना रखिएगा ब्लैंक, और यहां पर मैं जो कराऊंगा उसी में अपना आप करिएगा। कंफर्म है? आमिर समझ में आ रहा बच्चा? सभी लोग बूट लिख के आ गया, इसका मतलब रेडी है ना? तुम बिजी लग रहे हो, बाद में घर पे कर लेना, ठीक है यहां तक। अब हम आप इसको एक्सपेंड करिए, सब कुछ सही है इसमें। एक पेज बनाएंगे और एक कंट्रोलर बनाएंगे, और कंट्रोलर से कहेंगे ये पेज यूजर को भेजो, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में पेज ही भेजा जाएगा। अभी वो पेज स्टैटिक होगा, फ्यूचर में उसे क्या करेंगे, थीम लीफ की मदद से डायनेमिक करेंगे। कंफर्म? तो यहां पर देखिएगा, ये जो दिख रहा होगा एसआरसी मेन रिसोर्सेस, यहां पर जाएंगे आप, इसके अंदर पेज रखने के लिए कौन सा फोल्डर दिया गया है? चाहे तो इसके अंदर भी आप अपना फोल्डर बना लेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन अभी डायरेक्ट रखिए, अभी तो 2-3 पेज बनाएंगे हम, कोई प्रोजेक्ट थोड़े बना रहे हैं। न्यू फाइल, ठीक है, फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया होम डॉट, क्या एक्सटेंशन क्या रखेगा, HTML। अब इसके अंदर आप अपना सिंपल एक HTML कोड लिख दीजिएगा, यानी HTML बॉडी ये पेज बन गया हमारा। अब हम चाहते हैं कि जब इस पेज के लिए रिक्वेस्ट आवे किसके पास, सर्वर के पास, तो सर्वर किसे फॉरवर्ड कर देगा, फ्रंट कंट्रोलर को। फ्रंट कंट्रोलर किसको ढूंढेगा, कंट्रोलर को। कंट्रोलर के पास कोई न कोई क्या होगा, मेथड, जो इसका नाम रिटर्न करेगा किसको, फ्रंट कंट्रोलर को। फ्रंट कंट्रोलर किसको दे देगा, सर्वर को। सर्वर उसको क्या कराएगा, रन। क्योंकि याद रखिएगा, पेज का कंटेंट, HTML पेज का कंटेंट ब्राउजर पे कौन भेजता है, सर्वर भेजता है। इसका कंटेंट किसको मिले, इसका नाम, फाइल का नाम किसे मिलेगा, फ्रंट कंट्रोलर को। कौन देगा, कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाया जाए, यह है मेन। इसके अंदर ऑलरेडी एक क्लास बन चुकी होगी जिसको हम मेन क्लास कहते हैं, बताया था कल इसके बारे में। अब इसके अंदर जाइए, आप अपना कंट्रोलर बनाइए, जो हम लोग स्प्रिंग एमवीसी में भी बनाते थे। हमने इसका नाम दे दिया डेमो कंट्रोलर, ये हमारी क्लास का नाम हो गया बच्चा। क्या नाम कर दिया? अब इसके ऊपर कौन सा नोटेशन लगा दीजिए कंट्रोलर लगाने के लिए, कंट्रोलर। और इसकी मैपिंग भी कर दीजिएगा, कौन सा नोटेशन यूज करके, रिक्वेस्ट मैपिंग। और मैपिंग में यूआरएल में दे दीजिए डेमो। अब इसके अंदर क्या करें, एक हैंडलर बनाए, मेथड जिसको कहते हैं। यही मेथड हमारा फ्रंट कंट्रोलर कॉल करेगा। इसमें भी फ्रंट कंट्रोलर है, क्योंकि स्प्रिंग का ही तो प्रोजेक्ट है यार। स्प्रिंग में स्प्रिंग बोर्ड भी किसका एक्सटेंशन है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन है। तो सब कुछ किसका वाला यूज करेगा, ये स्प्रिंग वाला। आईओसी कंटेनर किसका यूज करेगा, स्प्रिंग वाला। इसके अपने फीचर हैं, जैसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, एम्बेडेड टॉम कैट है, स्प्रिंग बूट CLI है, स्टार्टर डिपेंडेंसी है। लेकिन फ्लेवर तो सारी फीचर किसके यूज कर रहा है, स्प्रिंग के। इसलिए कहते हैं स्प्रिंग को जिसका नॉलेज होगा वही स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बना पाएगा। इसका एक्सटेंशन नेम क्या देते, सॉरी रिटर्न टाइप क्या देते, स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करना हमको, होम पेज। हमने यहाँ पर पेज मतलब मेथड का नाम क्या रख दिया, गेट होम व्यू। और रिटर्न में क्या लिख दीजिएगा, होम पेज का नाम। और होम पेज का केवल नाम दीजिएगा, एक्सटेंशन मत रखिएगा। और ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि होम पेज कहाँ रखा गया होगा, टेम्पलेट फोल्डर में। अगर टेम्पलेट फोल्डर के अंदर किसी ABC नाम के फोल्डर में होता, तब यहाँ क्या लिखते आप, ABC/home। मतलब बताना पड़ेगा कि टेम्पलेट फोल्डर में ये होम वाला टेम्पलेट किस फोल्डर में है। अभी तो डायरेक्ट रखा है ना, एक्सटेंशन नेम भी बताने की जरूरत। अब क्या करना होगा आमिर, कुछ बच रहा है इसमें, ये जो मेथड बना है इसके साथ कुछ करना है हमको। इस मेथड को हैंडलर बनाना है, जिससे फ्रंट कंट्रोलर इसे कॉल कर सके। यानी इसका एक मैपिंग नेम देना होगा, तभी फ्रंट कंट्रोलर कॉल करेगा। तो मैपिंग नेम के लिए कौन सा नोटेशन, रिक्वेस्ट मैपिंग। और नेम में दे दिया हमने ऐसे ही सेट पा। समझ में आया? अब आगे क्या होगा, बन गया बच्चा, सिंपल एक प्रोजेक्ट बन गया। व्हाट नेक्स्ट,
ये आपका डेमो एप्लीकेशन है, इसको ओपन करिए। ये आपका क्या है, मेन क्लास है, इसको कहते हैं हम लोग स्टैंड अलोन। इस पे राइट क्लिक करिएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, रन एज में स्प्रिंग बूट ऐप। कहा सेव करने को बोल रहा है, सेव कर दीजिए। थोड़ा इसको ऊपर करिएगा। यहाँ देखिए सर्वर आपका स्टार्ट हुआ कि नहीं, नीचे देखिएगा सर्वर लिख के आ जाएगा, सर्वर टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट कौन सा, HTTP इसका वो होगा, मतलब क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो आप URL टाइप करिए, चलिए यहाँ पर http:// लोकल होस्ट कोलन वाट 8080/demo स्लैश मेथड का मैपिंग नेम क्या दिया है, सेटअप। वो होम पेज भेज देना चाहिए इसको। होम पेज का कंटेंट आया कि नहीं आया बच्चा, देखिए पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट एकदम नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने नहीं बनाई है, एक HTML पेज बनाया है, इसको कहाँ रखा है, अभी से स्टैटिक बनाया, इसे डायनेमिक नहीं बनाया। क्या कह रहे हो बोलो, अरे बोल दे यार। इसको कहते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यही कोड अगर आप कहाँ करोगे, स्प्रिंग में करोगे, तो आपको दो फाइल बनानी पड़ेगी। एक web.xml फाइल जिसमें किसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम, डिस्पैचर सर्वलेट यानी फ्रंट कंट्रोलर को करते हैं। डिस्पैचर सर्वलेट इनके अंदर अंडरस्टूड है कि इनको मालूम है कि हमारा फ्रंट कंट्रोलर कौन है, डिस्पैचर सर्वलेट है। और दूसरा वहां पर क्या कॉन्फ़िगर करते थे हम, अपनी प्रोजेक्ट की पूरी बेस पैकेज, CSS का लोकेशन, व्यू रिजॉल्वर है ना, ट्राइबर मैनेजर, डेटा सोर्स, सेशन फैक्ट्री, सारी चीजें बीन कहते हैं, बीन कॉन्फ़िगर करते थे। वो सब एक XML फाइल में करते थे। यहाँ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है। और वहां पर form.xml में हम मैन्युअली जाके कॉपी पेस्ट करते थे डिपेंडेंसी को। यहाँ पर स्टार्टर डिपेंडेंसी है जो ड्रॉप डाउन बॉक्स से हमने ले लिया। कुछ डिपेंडेंसी है जो नहीं मिलती तो उन्हें कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। कंफर्म है। अब हम अपने पेज को क्या बनाने जा रहे हैं, डायनेमिक। समझो आप क्या बनाने जा रहे हैं, डायनेमिक बनाने के लिए मैं वही से हेलो वाला एग्जांपल फिर से लूंगा। कंफर्म है, यानी उसमें जैसे आप रोल नंबर डालो, आपको आपका क्या मिल जाए, मार्क्स। यहाँ पर नाम डालेंगे, आपको हेलो बोला जाएगा नाम के साथ। तो डायनेमिक हुआ कि नहीं हुआ, यानी पहला वाला पेज तो डायनेमिक नहीं होगा, लेकिन दूसरा वाला पेज क्या होगा, क्योंकि उसमें हेलो में किसका हेलो के साथ किसका नाम जोड़ा जाएगा, जो यूजर से जाएगा। स्टैटिक कैसे हो जाएगा, तो कैसे बनाएंगे उसे, आइए न्यू, फिर से क्या, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा मीनिंगफुल रख देते हैं, क्या, से हेलो। सब कुछ सेम रखिएगा। एक बार आपने चेंज कर दिया ना एक प्रोजेक्ट में, फिर यहाँ पर ग्रूवी वगैरह नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट, कौन सी दो डिपेंडेंसी, ऊपर नाम भी आ रहा, ड्रॉप डाउन बॉक्स से भी नहीं लेना है। कौन सी दो डिपेंडेंसी, थीम लीव। नेक्स्ट, फिनिश। और आपकी बात जल्दी बन जाएगा, बूट फौरन लिख के आ जाएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंसी ऑलरेडी लोड होके लोकल रिपोजिटरी में आ चुकी होगी। लोकल रिपोजिटरी का नाम इंटरव्यू में पूछा जाता है। लोकल रिपोजिटरी किस नाम से बनती है, बता, कभी देखा आप लोगों ने। मेवन जो आपका जार फाइल लास्ट के देता है हमको, कहाँ रखता है, सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करके कहाँ डालता है। रिपोजिटरी का मतलब जहां पर कोई सामान रखा जाता है। तो जितनी भी जार फाइल्स हैं, कौन सी जार फाइल की बात कर रहा हूँ, थीम लीफ की जार फाइल होगी, स्प्रिंग बूट की जार फाइल होंगी, वो सारी जार फाइल थर्ड पार्टी वेंडर्स ने बनाए। जावा तो उन्हें नहीं बनाया ना, जावा वालों की तो जार फाइल एक ही RT.jar, वो हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है। बाकी जार फाइल कहाँ है, बाकी जार फाइल थर्ड पार्टी वेंडर्स ने बना के किसको दे दिया, मेवन को। मेवन ने कहाँ रख लिया है, अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी में। तो जब आप प्रोजेक्ट में मेवन से बोलते हैं कि मुझे ये वाली जार फाइल चाहिए, तो मेवन क्या करता है, पहले चेक करता है कि कहीं लोकल पे तो नहीं है। अगर नहीं होगी तो क्या करेगा, सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करके आपकी लोकल रिपोजिटरी में डाल देता है, जो कि C ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर आपका एक होम डायरेक्टरी होता है, मेरा रेहान नाम से, इसके अंदर .m2 नाम से फोल्डर में डाल देता है। अरे ऊपर लिखा है देखो, C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, रेहान के अंदर, एक होता है हार्डवर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। देख लो ना कहाँ रखा है। ये तो मेवन अपने लिए रखता है, तुम्हारे लिए थोड़ा हुआ। अरे यार मेवन अपने लिए रखता है, प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है, मत करना, नहीं तो बार बार वो डाउनलोड करेगा।
बार बार बनाएगा। इसे कभी भी डिलीट मत करना जब तक मेवन कोई प्रॉब्लम ना पैदा करे। कभी कभी मेवन प्रॉब्लम पैदा कर देता है तो लास्ट सोल्यूशन होता है कि .m2 फाइल को क्या कर दो, डिलीट कर दो। क्योंकि आप जो भी डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगर करोगे pom.xml में डालोगे, पहले मेवन सेंट्रल से नहीं लाएगा, लोकल में चेक करेगा। और लोकल में देखो कहाँ M2 के अंदर रखता है, रिपोजिटरी है कि नहीं है। इसके अंदर अभी हमारा कौन सा 2 डिपेंडेंसी आया है, एक थीम लीफ वाला आया है, देखो एक होगा स्प्रिंग बूट का, क्या नाम है, org.springboot.boot। चलो इसके अंदर org ढूंढो, org होगा कहीं ना कहीं, यह है। इसके अंदर क्या स्प्रिंग बूट भी दिख रहा होगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इसके अंदर क्या मिलेगा, बूट। बूट के अंदर देखो हमारा कौन सा स्प्रिंग वेब, क्या है पूरा नाम क्या है इसका, ये देखिए स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन स्टार्टर हाइफन वेब, नीचे ये। इसके अंदर हमने अभी कौन सा वर्जन रखा है, 2.7.16। और ये देखो डेट दिखा रहा है 26/9/2023, मतलब वो पुराना बैच मेरा था ना, इससे पहले वाला। ये तो लोकल रिपोजिटरी में एक बार रखेगा जब तक वर्जन चेंज ना हो। और इसी का पाथ यहाँ सेट करेगा, देखो यहाँ पर देखो ना, जो आप लाइब्रेरी में जाओ, इसके अंदर लाइब्रेरी में मेवन डिपेंडेंसीज में जाओ, मेवन डिपेंडेंसीज को बड़ा करो। इसके अंदर देखो ये सारा पाथ किसका दिखा रहा है, सी ड्राइव यूजर्स rehan.m2, वहीं से तो पाथ सेट कर रहा है। यानी उसने हमारे प्रोग्राम में ऐड नहीं किया, बता दिया कि ये जार फाइल हमारे कंप्यूटर पे कहाँ है। ठीक है चलो चलिए, ठीक है आमिर, किस नाम से है लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी वाले फोल्डर का नाम क्या है, बताएंगे अमृत बताएंगे। तुम लोगों को यार मुझे बच्चों की तरह डांटना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज आप लोगों को आपका कर्तव्य बताऊं कि आपका कर्तव्य क्या है। इतनी देर से मैं बक रहा था कि सेंट्रल रिपोजिटरी से जार फाइल को डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर की लोकल रिपोजिटरी में डाल दिया जाता है, तो लिखने में हाथ दर्द करता है क्या, पाथ क्या .m2 नाम का फोल्डर है यार, .m2 नाम के फोल्डर में रखता है। और फोल्डर कहां बनता है, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर। रेहान मत लिख देना, तुम अपने में जाके देखना किस नाम से है, उसके अंदर .m2 बनता है। तो नाम याद रखना क्या, .m2 के अंदर, इसको लोकल रिपोजिटरी कहते हैं। और लाता कहां से है मेवन, सेंट्रल रिपोजिटरी से। पता नहीं यार, डांट अच्छी लगती है कि बाद में कहते होगे यार रोज सुना देते हैं, रोज सुना देते हैं। हकीकत बताओ, दिल की बात बताओ, सुबह मैं रोज एक प्रण करके चलता हूँ, आज बहुत कूल रहूंगा, आज बहुत कूल रहूंगा, आज कोशिश करूंगा कि टेम्परामेंट मेरा लूज ना हो। लेकिन ये है, हिंदी में कहते हैं ना, ये दिल है कि मानता नहीं बच्चा। हकीकत बता दे, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, इमोशनल होके कहता हूँ कि जो जो इंटेंसिटी मैं अपने बच्चे के साथ दिखाता हूँ उसको ट्रेनिंग देने में या उसको पढ़ाने में, वही इंटेंसिटी मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि जैसा मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे का कैरियर हो, वही चाहता हूँ कि आपका भी कैरियर हो एकदम। तो भेदभाव हो जाएगा अगर मैं अपने बच्चों को डांटूं और आपको ना डांटूं। हमने हिंदी में कहते हैं ना, भाड़ में जाओ। अगर मैं आपके साथ कौन सा फार्मूला लगा दूं, ये तो भेदभाव हो गया यार। मैं भेदभाव नहीं करता एकदम, इस चीज को याद रखिएगा। मेरे घर से मेरे फादर ने मुझे ये शिक्षा दी थी। और मेरे घर का उस शिक्षा का ये असर है कि हम लोग 5 भाई हैं, आई एम द यंगेस्ट वन। मतलब मेरे से बड़े बड़े कितना है, मेरे जो बड़े भाई हैं उनका बेटा मेरे एज का है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं, उसका एक बच्चा, मतलब मेरा ग्रैंड सन बीटेक कर रहा है। मेरा अपना नहीं, मतलब मेरे बड़े भाई के लड़के का बीटेक कर रहा है। और हमारी ज्वाइंट फैमिली है।
और आज भी हम प्रायोरिटी अपने बच्चे से ज्यादा उनको देते हैं, तभी वो ज्वाइंट फैमिली की है। मेरा कहना यह है कि मेरे लिए सब बराबर है, तो जो भावनाएं मेरी अपने बच्चे के साथ होती है वो सेम आपके साथ है। अगर वो लापरवाही करेगा तो मैं डांटूंगा भाई, मेरा फर्ज है, नहीं तो बिगड़ जाएगा। वो वाली डांट नहीं लगाऊंगा कि वो बेचारा एकदम बिगड़ जाए, मतलब प्यार से, जिसको कहते हैं समझाना कि तुम्हारे लिए क्या बेटर होगा, तुम्हारे लिए क्या बेटर नहीं होगा। वो दिल में मैं सोचता हूँ कि आज मैं जाके क्लास में नहीं बोलूंगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बर्दाश्त होगा? जिसको आप अपना मानते हो ना, फिर उसकी गलती को आप बर्दाश्त नहीं करोगे। जिसकी आप क्या करते हो, फिक्र करते हो, जिसकी आप चिंता करते हो। तो ये आप ये समझे मेरी भावना है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता कि मैं किसी को इंटेंशनली कुछ बोलूं या कुछ कहूं। आपको क्यों ये साथ दिलाना पड़ता है आपको कि ये चीजें आप तैयार करो, ये तैयार होना चाहिए। चलिए, ये सेंट्रल रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी जरूर याद रखिएगा। मेवन क्या है? मेवन एक बिल्ड टूल है। क्या है? किसमें हेल्प करता है? हमारे प्रोजेक्ट बनाने में हमारी मदद करता है। क्या मदद करता है? हमारे प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना देता है। ये जो सारा फोल्डरवा दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो मेवन का रोल क्या क्या हुआ? मेवन बिल्ड टूल हमारे प्रोजेक्ट बनाने में क्या मदद कर रहा है? हम जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैनुअली बनाते हैं वो कौन बना देगा? मेवन। हम जो डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है बच्चा? वो एक्सटर्नल कोड जो किसी थर्ड पार्टी ने लिखा है, उसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाह रहे हैं। जैसे हाइबरनेट का सारा कोड किसका है? हाइबरनेट वालों का है, जावा का थोड़ा ना है। हाइबरनेट फ्रेमवर्क जावा ने थोड़ा बनाया है, हाइबरनेट वालों ने बनाया होगा। स्प्रिंग का पूरा कोड किसका है? स्प्रिंग वालों का। जावा से उसका क्या लेना देना है? इसका मतलब उनका कोड हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। फ्रेमवर्क को, फ्रेमवर्क एक प्रकार से बना बनाया क्या है? कोड है। तो कैसे यूज करेंगे आप? इसका मतलब कोड में क्या होगा? क्लास होगा। क्लास कहाँ होगा? पैकेज में। और पैकेज का बंडल क्या होता है? जार फाइल। तो वो जार फाइल हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? किसकी चाहिए? हाइबरनेट वाली जार फाइल चाहिए, माईएसक्यूएल के कनेक्टर की जार फाइल चाहिए, स्प्रिंग की जार फाइल चाहिए। स्प्रिंग में भी अलग अलग जार फाइल्स होती हैं, हाइबरनेट में भी अलग अलग जार फाइल्स होती हैं। तो सारी जार फाइल्स हमको अपने प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। अब दो तरीका है, मैनुअली कर लो, तो पहले सर्च करो कौन कौन सी जार फाइल होती है, या फिर किसकी मदद ले लो? मेवन की। तो मेवन आपकी मदद क्या करेगा? मेवन को खाली बता दो कौन कौन सी जार फाइल चाहिए। कहां बताओगे? मेवन एक जब यूज करते हैं आप, तो एक अपना फोल्डर बना देता है। किस नाम से? pom.xml नाम से। इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसी के अंदर जाके हम वो मेवन का अपना खुद का कोड है, जिसमें हम तीन चीजें मेंशन करते हैं। दो मैंडेटरी है। क्या क्या तीन चीजें? आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप आईडी और वर्जन। बताना पड़ेगा कि ग्रुप आईडी क्या है। ग्रुप आईडी का मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो कोड लिखा होगा बच्चा। जैसे org.hibernate, याद है? org.hibernate का मतलब हुआ कि हाइबरनेट की जितनी भी जार फाइल हम अपने प्रोजेक्ट में लाते हैं, वो सब किसने लिखा होगा? हाइबरनेट वालों ने। तो उनकी ग्रुप आईडी क्या है? जैसे मैं अपना रखता हूं com.setpa, उन्होंने क्या रखा है? org.hibernate। स्प्रिंग ने क्या रखा है? org.spring framework। समझ में आया? वही चीज। दूसरा क्या है? आर्टिफैक्ट आईडी, यानी उसका नाम, और तीसरा वर्जन। तो मेवन का काम क्या हुआ? आपके कोड, आपके प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना। दूसरा, डिपेंडेंसी डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में ऐड करना। प्रोजेक्ट का नाम, उनका भी तो एक प्रोजेक्ट ही होगा। वो उन्होंने जो कोड लिखा होगा, दैट इज आल्सो अ व्हाट? प्रोजेक्ट। जैसे मैं अपना नाम रख दिया हूं से हेलो, उनका नाम में ऐसे होगा क्या? ORG हाइबरनेट कोर, हाइबरनेट क्या नाम है? C3P0 स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग हाइफन JDBC, वो उनके प्रोजेक्ट का नाम है। हम भी तो आर्टिफैक्ट आईडी में प्रोजेक्ट का नाम में वही लिखते थे, प्रोजेक्ट का नाम होता है। ठीक है? उसके बाद मेवन और क्या काम करता है? आपके कोड को कंपाइल कराता है। और हमने जब स्प्रिंग वाला वहां वाला यूज करते थे, मेवन डायरेक्ट वाला, ये वाला नहीं, मेवन डायरेक्ट वाला जो यूज करते थे मेवन प्रोजेक्ट, वो बाई डिफॉल्ट कंपाइलर कौन सा ले लेता था? 1.5। हम उसे चेंज करके क्या करवाते थे? 1.8। तो कंपाइल कराएगा, टेस्ट वाली फाइल बना देता है।
जार फाइल बना देता है, वार फाइल बना देता है, सब हमारा काम हेल्प कौन करेगा? मेवेन करेगा बच्चा। तो मेवेन काफी मददगार है आपके कोडिंग के लिए। ठीक है, ये सब जाने आप लोग। चलिए अब हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या बच्चा, हम 2 पेज बनाएंगे, टेम्पलेट बनाएंगे। एक जिसमें से यूजर से क्या लेंगे? इनपुट, और दूसरे में यूजर को क्या दिखाएंगे? आउटपुट। इनपुट में उससे नाम लेंगे, आउटपुट में से हेलो बोलेंगे। चलिए तो टेम्पलेट में जाइए, ये टेम्पलेट फोल्डर है, न्यू के अंदर क्या? फाइल में एक फाइल का नाम रख देते हैं इनपुट वाली। उसका मेरी आदत से क्या रख दूं? input.html। फ्यूचर में जब प्रोजेक्ट बनेगा तो मीनिंगफुल नाम रखा जाएगा। इसमें स्टैटिक है, इसमें थीम लीफ का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमको नाम सबमिट करना बच्चा, तो फॉर्म भी होना चाहिए। यहां पर एक लेबल ले लेते हैं, लेबल का टेक्स्ट दे देते हैं, एंटर योर नेम। फिर इसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट टाइप इज इक्वल टू व्हाट? टेक्स्ट। नेम इज इक्वल टू व्हाट? str। और इसको हम चाहते हैं वैल्यू डालना क्या हो? मैंडेटरी। इसलिए कौन सा एट्रीब्यूट ऐड कर दिया? रिक्वायर्ड। क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के लिए बटन तो चाहिए, और बटन का टेक्स्ट क्या कर देते हैं? से हेलो। कंफर्म है यहाँ तक? बोले अब जब इसको सबमिट किया जाएगा तो रिक्वेस्ट जाएगी किसी न किसी हैंडलर के लिए, तो हैंडलर का मैपिंग नेम यहाँ दे देते हैं एक्शन, और एक्शन में हैंडलर का मैपिंग नेम दे दिया हमने से हेलो। कंफर्म है? अब आइए, अब आप इसके लिए कंट्रोलर बनाए। सबसे पहले न्यू क्लास का नाम क्या रख दिया हम लोग? हेलो कंट्रोलर। ये हमारी क्लास का नाम हो गया बच्चा। कंट्रोलर बनाने के लिए कौन सा एनोटेशन? कंट्रोलर एनोटेशन। एनोटेशन किस लिए यूज किया जाता है? एनोटेशन का पर्पस क्या होता है? एनोटेशन या एक्सएमएल का पर्पस होता है कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर का मतलब होता है हम फ्रेमवर्क को बता रहे हैं क्या, कि ये हमारी क्लास कंट्रोलर क्लास है और तुम इसका क्या बना देना? ऑब्जेक्ट बना देना। और कैसे यूज करना? एज अ कंट्रोलर। इसको कहते हैं मेटा डेटा। मतलब एनोटेशन का यूज करने का पर्पस क्या है? आप अपने फ्रेमवर्क को या कंपाइलर को अपने कोड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कंफर्म है? यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलर बना है, कौन सा एनोटेशन यूज किया है? कंट्रोलर। हम क्या जानकारी दे रहे हैं अपने आईओसी कंटेनर को? स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर, कि भैया तुमको इसका क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने पास रखना है, और किसको दे देना है? फ्रंट कंट्रोलर को। क्योंकि इसके मेथड को कौन कॉल करेगा? फ्रंट कंट्रोलर कॉल करेगा। लेकिन वो फ्रंट कंट्रोलर को तभी देगा जब आप अपनी क्लास के ऊपर कौन सा एनोटेशन लगाएं? कंट्रोलर एनोटेशन। इसका मतलब उससे समझ में आ जाएगा ना। एक और एनोटेशन यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग। और रिक्वेस्ट मैपिंग में हमने क्या किया? यहां पर मैपिंग नेम क्या दे दिया? हेलो। यानी हमारा कंट्रोलर हेलो नाम से मैप हो गया। पब्लिक। अब हम बनाएंगे पहला हैंडलर, स्ट्रिंग गेट इनपुट व्यू। कौन सा पेज इससे रिटर्न कराना है? इनपुट वाला। यहां पर हमने क्या लिख दिया? इनपुट। पेज का नाम हमने क्या रखा है? टेम्पलेट का नाम इनपुट। इसकी मैपिंग कर दीजिए। मैपिंग में क्या डाल दीजिए? मैपिंग में लिख दीजिए सेट पाथ। कंफर्म है? अभी एक ही हैंडलर बना है, एक्शन वाला हैंडलर नहीं बनाया। एक्शन वाला हैंडलर का नाम क्या रखा हमने वहां पर? है से हेलो। उसका हैंडलर नहीं बना दिया। इसका बाद जैसे ही सबमिट मारिएगा 404 का क्या जाएगा? क्योंकि हर हैंडलर को एक माना जाता है पेज बच्चा। अब आप रीलॉन्च करिए, लेकिन जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा ना, पुराना वाला लॉन्च हो जाएगा। कौन सा? डेमो। तो पहले पुराने वाले को क्या करिए? स्टॉप। यानी डेमो वाला ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, तो इसको इस बटन से क्या करिएगा? स्टॉप।
अब नए वाले प्रोजेक्ट का क्या करिएगा, नए वाले प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन ओपन करिएगा, मेन क्लास ओपन किया। अब इस पे राइट क्लिक करके क्या रन है व्हाट स्प्रिंग बूट है। तो अब लॉन्च किसे कर दिया आपने, अपने वाले का से हेलो वाला। कंफर्म है? अगर यहीं पर दोबारा क्लिक कर दोगे ना एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी बताइए? ये तो स्टॉप कर देगा, खैर ये तो स्टॉप कर देगा खैर। अब चलिए राइट क्लिक करके दोबारा रन करिएगा, तब एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि आपने उसको दोबारा स्टार्ट करने को बोला सर्वर को, और सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा है कौन से पोर्ट नंबर पे 8080 पर, तो ये गलत हो जाएगा। कंफर्म है ना? तो रीलॉन्च पे क्लिक कर दीजिए। रीलॉन्च में सर्वर को दोबारा स्टार्ट नहीं किया जाएगा अगर सर्वर ऑलरेडी क्या है स्टार्ट है। तो ये रीलॉन्च का बटन है और ये लॉन्च का है। लॉन्च केवल एक बार करिएगा, रीलॉन्च जब जब चेंज करिएगा तब तब करना पड़ेगा। अब चलिए ब्राउजर पे यूआरएल टाइप करके मंगाते हैं। यूआरएल में हमारा यहाँ पर यूआरएल में मेरे ख्याल से हेलो है, राइट? तो जैसे मैं क्लिक करूंगा इनपुट वाला पेज ब्राउजर पे भेज दिया जाएगा। अब जैसे इनपुट वाले पेज में किसी का नाम लिखिएगा, आप से हेलो करिएगा, तो से हेलो वाला रिक्वेस्ट फायर हो जाएगा, फ्रंट कंट्रोलर के पास जाएगा। फ्रंट कंट्रोलर को कंट्रोलर के अंदर से हेलो का हैंडलर नहीं मिलेगा, तो वहां से वो ब्राउजर को सर्वर को बोल देगा भैया नहीं मिला। सर्वर को मालूम है इसको कहते हैं 404, तो सर्वर 404 की क्या भेज देगा एरर। देखिए क्या लिखा रहा, टाइप इज इक्वल टू नॉट फाउंड, स्टेटस इज इक्वल टू 404 404 आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, डेफिनेटली से हेलो वाला हैंडलर बनाएंगे। टेटपा की जगह क्या लिख दीजिए से हेलो, और ये कौन सा व्यू के लिए गेट व्हाट आउटपुट, और कौन से पेज को रिटर्न करा दीजिए, अभी बना नहीं है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट वाले का भाई सीधा सी बात है, आउटपुट वाला बना लेते हैं। अब इस आउटपुट में हमें क्या करना है, जैसे मान लिया हमने एक h2 टैग लिया। अब यहाँ पर यूजर को हेलो बोलना है, और हेलो में नाम चाहिए, इसका मतलब इसको चाहिए यूजर का नाम, यानी यूजर का मतलब जो नाम भेजा गया वहां से, वो नाम कहाँ से मिलेगा। कोई भी टेम्पलेट नाम मॉडल ऑब्जेक्ट से लेता है, तो इसका मतलब नाम कहाँ डालना होगा, मॉडल ऑब्जेक्ट में। तो इसका मतलब ये जो हमारा यही तो हैंडलर है, ये डिमांड करेगा फ्रंट कंट्रोलर से क्या कि मुझे मॉडल ऑब्जेक्ट का क्या दिया जाए, रेफरेंस। तो फ्रंट कंट्रोलर जब इस मेथड को कॉल करेगा तो मॉडल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे देगा। लेकिन एक डिमांड ये और करेगा कि आपके पास एक डेटा आया होगा वो पिछले वाले पेज से, किस नाम से आया होगा, str की बोलते हैं, तो वो डेटा भी हमको चाहिए। तो अब इस मेथड ने क्या क्या डिमांड किया हैंडलर ने, फ्रंट कंट्रोलर इसको कॉल करेगा कि मॉडल के ऑब्जेक्ट का क्या दीजिए रेफरेंस, और जो डेटा आपको मिला है इस वाले पेज से, चूंकि इसी के क्लिक पर तो ये कॉल हुआ है, वो डेटा दीजिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से निकाल के, उसके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रखा गया। तो आ गया किसके पास, str के पास। अब मॉडल का हम क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे, मालूम आपको ऐड एट्रीब्यूट, और इसमें यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या दे दीजिए नेम, और यहाँ पर str को सेट कर दीजिए सेमी कोलन। क्लियर है मेरी बात? कभी दिक्कत है क्या? मॉडल में तो डाल दिया, लेकिन मॉडल से कौन निकालेगा हमारा टेम्पलेट, टेम्पलेट ने तो निकाला ही नहीं, JSTL तो है नहीं, मतलब JSP तो है नहीं, HTML है। तो इसके लिए थीम लीफ की लाइब्रेरी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। कैसे, XML NF: इज इक्वल टू, और ये लाइब्रेरी आ जानी चाहिए। ले नहीं रहा है तो हम पुराने किसी प्रोजेक्ट से क्या कर लेंगे, कॉपी। वो www कार्ड करके है, org.themeleaf करके है, मुझे याद नहीं है। देखो इसके अंदर हमने सबका फोल्डर बना रखा है कि नहीं बना रखा है। तो JSP पेज में आ गया। स्प्रिंग बूट में हमने JSP भी यूज किया था, JSP भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं।
ये लाइब्रेरी है बच्चा इनकी, क्या है, http://local www.themeleaf.org। लिखना चाहें तो लिख दे, कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट कर दे, कर दिया। अब ये इसका टीएच, इसका बच्चा कहते हैं एलियास, जैसे वो आप प्रीफिक्स देते थे ना जीएसटीएल में सी, वैसे एलियास। ये यहाँ पर वैल्यू नहीं लेता, हमेशा इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है हर चीज का। तो टीएच कोलन, कौन सा एट्रीब्यूट इन्होंने दिया, टेक्स्ट नाम से बच्चा, किस नाम से, टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाइए, वैल्यू डालिए, डॉलर से यहाँ पर डॉलर लगेगा, एक्सप्रेशन यूज होगा, ईएल कहते हैं इसको। यहाँ पर डॉलर, डॉलर में सिंगल कोट्स में क्या लिख दीजिए, हेलो। हेलो के बाद क्या बोलना है, हेलो के बाद बोलना हमको नेम की वैल्यू। अरे वो मॉडल में नेम नाम से रखा था ना, तब ये जब एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो क्या होगा, हेलो के साथ नेम वाली वैल्यू को कॉन्केटनेट करके H2 के यहां पर डाल दिया जाएगा, यहां पर डाला जाएगा, क्योंकि हम अगर देना होता तो H2 के यहां पर डालते कि नहीं डालते। अब आप इसे रीलॉन्च कर दे, मैं इसको क्या कर रहा हूं, रीलॉन्च, ठीक। नाउ ब्राउजर पे जाइए, बैक करिए, रिफ्रेश करिए। अब यहाँ पर आप नेम डालिए, कहाँ क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पर जाके देखिए, यहाँ पर से हेलो को कहाँ डाला गया है, H2 के बीच में, जबकि हमने क्या लिखा था, TH:\टेक्स्ट अंदर। समझ में आ रहा है मेरी बात, यानी जब ये रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, ये जो आपने लिखा है इसको रिवैल्यूएट करके कहाँ डाल दिया जाएगा, यहाँ पर। कौन करेगा, थीमलीफ का अपना टेम्पलेट इंजन होता है, जैसे जेएसपी का क्या होता है, टेम्पलेट इंजन, और वो टेम्पलेट इंजन रन कौन कराएगा, डेफिनेटली हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर थोड़े कर पाएगा कुछ, वेब सर्वर का काम है केवल क्या करना, रन कराना। कंफर्म, बोलिए, कर लेंगे आप लोग। थीमलीफ के कुछ कोड हैं जो आपको बॉदर करेंगे, बहुत छोटे छोटे कोड है बच्चा, बहुत बड़े कोड नहीं है। डन, चलिए एक और बनाते हैं हम लोग, लॉगिन का, देखते जाइए। लॉगिन नाम दे दिया, कोई डेटाबेस यूज नहीं करेंगे, सिंपल हमारा रहेगा, 2 डिपेंडेंसी ले लिया, लॉगिन। अब ये लॉगिन के लिए बना रहे हैं, एक हम लॉगिन का क्या बनाएंगे, पेज। अब लॉगिन के पेज में अगर CSS यूज करना है आपको, क्या यूज करना है, देखिए कितना आसान तरीका है। ये स्टैटिक फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर जाके आप अपना CSS फाइल बना दीजिए। क्या बना दे, फोल्डर बना ले, पहले फोल्डर बना लीजिए, किस नाम से, CSS नाम से। ये फोल्डर बना लिया, स्टैटिक के अंदर रखिएगा, न्यू, और अपनी फाइल का नाम क्या रख दिया, आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा, style.css, ये फाइल का नाम दे दीजिए। अब इसके अंदर कुछ हम लोग CSS सेलेक्टर बना देते हैं, जैसे एक TA नाम का बनाया टेबल के लिए, क्योंकि लॉगिन फॉर्म का मेरा क्या बनेगा, एक टेबल। तो मैंने यहाँ मार्जिन दे दिया, तो मार्जिन कोलन कर देता हूं मैं
ऑटो, ठीक है, और मार्जिन टॉप कोलन 20 पिक्सल। फिर मैंने एक ले लिया बॉर्डर, बॉर्डर कोलन 2 px सॉलिड सिल्वर, ये बॉर्डर दे दिया। ये CSS यूज कर रहा हूं ऐसे ही फर्जी, मतलब खाली दिखाने के लिए कि CSS कैसे यूज किया जाएगा। 2 px, ठीक। सॉरी, एक और ले लेता हूं पैडिंग के लिए, PAD, और पैडिंग कोलन 15 पिक्सल ले लिया, कंफर्म है। एक और ले लेता हूं TB, TB बोले तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए। सेलेक्टर है सब, ये सब कौन से सेलेक्टर हैं? क्लास, क्लास सेलेक्टर, यार फालतू का तुम लोग 3 चलाए हो। TB, इसके अंदर हम क्या दे दे रहे हैं? फॉन्ट साइज कोलन 19 पे, कोई गर्मी नहीं हो रही है, आराम से बैठिए, एकदम गर्मी नहीं है, ठीक। इसके बाद हम क्या लेंगे? PT, PT हमारा क्या है? सेलेक्टर, फॉन्ट हाइफन बटन के लिए ले रहे हैं, सॉरी 18 px, पैडिंग कोलन 4 px 13 px, कलर कोलन व्हाइट, बैकग्राउंड कलर कोलन ब्लू, लाइट ब्लू कर देते। ठीक है, ऐसे बटन बना दिया, बॉर्डर कोलन नन। एक और ले लेते हैं, कर्सर कोलन पॉइंटर, ये हमारी कुछ CSS क्लास बन गई। अब हम बनाएंगे अपना क्या? पहला पेज, कौन सा? login.html, थोड़ा सिंपल है। अब इसके अंदर आप HTML पेज लीजिए, इसके अंदर कौन सा टैग लीजिए? हेड, हेड के अंदर CSS का क्या कर दीजिए? लिंक, लिंक में जाइए, href इज इक्वल टू डबल डॉट स्लैश CSS स्लैश स्टाइल डॉट। अगर डायरेक्ट आपने स्टैटिक फोल्डर में रखा होता तो डबल डॉट का जरूरत नहीं था। REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट। अब यहां पर आपने क्या ले लिया? बॉडी, बॉडी के अंदर कौन सा टैग? फॉर्म, फॉर्म के अंदर कौन सा टैग? टेबल, टेबल की CSS सेलेक्टर क्या लिया हमने? TA, टेबल के अंदर क्या आ जाएगा? TR, TR के अंदर आ जाएगा TD, TD के लिए CSS सेलेक्टर हमने लिया PAD, पैडिंग के लिए। यहां दे दिया एंटर यूजर ID, फिर हमने TD दिया, इसके अंदर हम एक इनपुट बॉक्स डालेंगे, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू व्हाट? टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू UID, है ना, क्लास इज इक्वल टू TB, TB नाम से बनाया, रिक्वायर्ड यानी वैल्यू डालना क्या है? मैंडेटरी। चलिए चेक करते हैं, काम कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं किया। अब हम इसका बनाएंगे क्या? कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर? लॉगिन कंट्रोलर। यहां से एक कंट्रोलर बना रहे हैं, कंट्रोलर का नाम क्या रख रहे हैं? लॉगिन कंट्रोलर। ये लॉगिन कंट्रोलर बनाए बच्चा। कंट्रोलर बनाने के लिए कौन सा नोटेशन? कंट्रोलर एनोटेशन। मैपिंग नेम कर दीजिए इसका भी, रिक्वेस्ट मैपिंग हमने ले लिया लॉगिन, पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग गेट लॉगिन इनपुट व्यू, इनपुट के लिए है ना, रिटर्न व्हाट? लॉगिन, लॉगिन वाले पेज का नाम क्या करें? रिटर्न करें, और यहाँ पर कौन सा नोटेशन? रिक्वेस्ट मैपिंग, और मैपिंग में हमने दे दिया
ब्लैंक कर देते हैं, ठीक, ब्लैंक खाली छोड़ दीजिए। अब चेक करिए क्या ये वाला पेज यूजर को, पहले ये वाला पुराना वाला बंद कर दीजिएगा। अब इसका क्या ओपन करिएगा, एप्लीकेशन यानी मेन क्लास। अब इसको लॉन्च करिए। तब हमारा लॉगिन वाला लॉन्च हो रहा है। ब्राउजर पे जाइए, इसकी यूआरएल टाइप करिए। यूआरएल क्या है, लॉगिन। इंटर प्रेस करिएगा। इंटर प्रेस करने पर लॉगिन वाला पेज आ जाना चाहिए। आ गया कि नहीं आ गया? हम सेंटर में चाहते थे, सेंटर में आ रहा है, बस इसका क्लास हमने नहीं लिया। मतलब सीएसएस हमारा अप्लाई हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है कह रहे हो? अप्लाई हुआ, अप्लाई तो हो गया ना। अच्छा, जब भी चेंज करिएगा क्या करना पड़ेगा, रीलॉन्च। और ब्राउजर पे जाइए, रिफ्रेश करिए, देखिए आ जाएगा। इस पे एक्चुअली गैप नहीं आया था, वही गैप ला रहा हूं मैं। आ गया नहीं आ गया? इंटर यूजर आईडी। अब इसी को कॉपी एंड पेस्ट। मैं सीएसएस चाहता था कि कैसे आप यूज करेंगे। अब इंटर यूजर आईडी के बाद क्या, इंटर पासवर्ड। और पासवर्ड के लिए कौन सा बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स। और यहाँ पर नेम क्या दे दीजिएगा, पास। क्लास सब कुछ रहेगा यही। फिर से लॉन्च करिए, रिफ्रेश करिए। थोड़ा सा समय लेता है लॉन्च करने में, तो ये आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डालना हमको, एक बटन। बटन के लिए अगेन आई विल ऐड अ रो। रो के अंदर टीडी। टीडी के अंदर क्या, कॉल स्पैन। मतलब इसमें चूंकि एक ही टीडी है और इसमें क्या है, दो है। इसका अलाइनमेंट मैं क्या करूंगा, राइट। बटन मुझे राइट साइड चाहिए। फिर इसके अंदर बटन, बटन को क्या लिख देंगे, सबमिट। और इसकी सीएसएस सेलेक्टर हमने किस नाम से बना रखा है, बीटी। तो अलाउ डाल दीजिए। ठीक, लाइट ब्लू बहुत लाइट है। लॉन्च करिए, ये हमारा बटन आ गया बच्चा। अब अगली रिक्वायरमेंट समझ गए होंगे आप। मैं चाहता हूं कि अगर इस लॉगिन फॉर्म में क्या डाला जाए, ये काम क्यों नहीं किया यार, सेव नहीं हुआ होगा। रिलॉन्च तो किया था ना हमने ना, सेव नहीं हुआ होगा। नहीं तो रिलॉन्च करने का मतलब क्या हुआ, रिलॉन्च करने का मतलब हुआ कि ये कलर ब्लू आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, एडमिन पासवर्ड क्या डालें, सेट पा। तब तो क्या कर दिया जाए, होम पेज भेज दिया जाए, नहीं तो वापस इसी पेज को भेजा जाए और यहाँ पर इसी में एक रो डाल दी जाए, है ना। और जिसमें मैसेज आ जाए यूजर आईडी या जो गलती हो। अगर यूजर आईडी में गलती हो तो यूजर आईडी रॉन्ग इनकरेक्ट, अगर पासवर्ड में गलती हो तो पासवर्ड क्या हो, रॉन्ग। यही करना ना हम लोगों को। चलिए, तो अब हम इस पे सबमिट मारेंगे ना, इस पे फॉर्म पे। तो एक्शन में क्या करिए आप, यूआरएल दे दीजिए क्या, ऑथेंटिकेट यूजर। और मेथड जरूर क्या रखेगा, पोस्ट, नहीं तो दिख जाएगा वहां पर, ठीक। अब रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, लॉगिन कंट्रोलर में ऑथेंटिकेट यूजर के पास। तो ऑथेंटिकेट यूजर का क्या बना दें आप लोग, हैंडलर। वहां से नाम कॉपी कर लीजिएगा जो आपने यहाँ पर लिखा है। क्या लिया है, ऑथेंटिकेट यूजर, जिससे दोनों का स्पेलिंग एकदम करेक्ट रहे। ले लिया आपने। अब यहाँ पर मेथड क्या दे देते हैं, ऑथेंटिकेट व्हाट, यूजर। और यहाँ पर दो पैरामीटर क्या होगा, आईडी, जो वहां पर हमने रखा क्या है, यू आईडी, पास। मॉडल ऑब्जेक्ट भी चाहिए, मॉडल ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर यू आईडी क्या हो, इक्वल्स, किसके इक्वल्स ना हो, एडमिन के ना हो, याद रखिएगा, नॉट लिखिएगा। तो क्या किया जाए, यूजर को लॉगिन पेज वापस भेज दिया जाए। रिटर्न में कौन सा रिटर्न,
लॉगिन पेज और मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, इसमें यूजर का आईडी भी डाल के भेजिए, तो यू आईडी और यहाँ पर क्या दे दीजिए यू आईडी और मैसेज भी डालिए, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट मेथड कॉल करिए एमएसजी और एमएसजी में ले लीजिए मैसेज यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट और ये लॉगिन पेज वापस भेज दिया जाएगा। चलिए चेक करते हैं काम करता है कि नहीं, और ये दिखाना भी तो पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हमें यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाना पड़ेगा? टेक्स्ट बॉक्स में। तो इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट? अब यहाँ आ जाएगा थीम लीफ। क्या आ जाएगा? थीम लीफ। तो XMLNS:TH इज इक्वल टू http://www.themeleaf.org। HTTP है कि HTTPS है? ठीक है, ये कर दिया आपने। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? TH:वैल्यू। कौन सी वैल्यू? जो हमने UID में डाला है, तो TH: लिखिएगा और डॉलर का सिंबल यूज करिए यहाँ पर, कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, और हमने किस नाम से डाला है? UID। नीचे TD के बाद ऐड वन मोर रो, ये मैंने क्या ऐड कर दिया? रो। इसके अंदर TD डाल दिया। TD को यहाँ पर क्या करेंगे? क्लोज। TD क्लोज कर दीजिए। अलाइनमेंट इसका सेंटर करिएगा। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? एक मैसेज लेबल से। किससे? लेबल से। और लेबल के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिर से TH:वैल्यू नहीं, टेक्स्ट डॉलर, और हमने किस नाम से रखा है? MSG। और स्टाइल में इसका कलर क्या कर देंगे? रेड। ठीक है, लॉन्च करें आप। ये तो थीम लीफ का कोड है, इसमें गलती क्या है भाई? अच्छा, इसका रिटर्न नहीं लिखा गया। अभी होम पेज नहीं बना, 404 का क्या जाएगा? वैसे भी हम होम पेज का कंटेंट भेजने के लिए नहीं लिखे हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड को मैच करा के कैसे उस पेज को दोबारा भेजा जाएगा। होम पेज बना के कंटेंट उसका सर्वर पे भेज दिया जाएगा अगर सब कुछ क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। अब आप यहाँ पर यूजर आईडी गलत डाल दीजिए, पासवर्ड कुछ भी डालिए, यही पेज दोबारा कॉल होगा। कहाँ गया? अरे वो हटा देगा ना उसको, ऑथेंटिकेट यूजर को। इसका मतलब हमारे कंट्रोलर का मैपिंग नेम क्या है? लॉगिन। तो फॉर्म के एक्शन में आपको लॉगिन देना पड़ेगा, वो मेरी मिस्टेक थी। अब ये मैंने यूजर आईडी डाल दिया, ये मैंने पासवर्ड डाला, सबमिट पे किया, देखिए लिख के आ रहा है ना, यूजर आईडी दिखा भी रहा है और यहाँ लिख के आ रहा है यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। आया कि नहीं आया? बोलिए। अब अगर यूजर आईडी सही हो तब हम क्या चेक करेंगे? पासवर्ड। तो इफ पास डॉट वाट इक्वल, किसके इक्वल हो? सेट पास के। ना हो, नॉट इक्वल। डिड यू गेट मी? तो सेम यही कोड कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर यूआईडी सेट करिए, मैसेज में क्या लिख दीजिए? पासवर्ड इज रॉन्ग। सॉरी, कंफर्म है? नहीं तो कौन सा पेज भेज दिया जाए? होम पेज। होम पेज बनाया नहीं मैंने, बना लीजिएगा यार। होम के अंदर जो कंटेंट लिखिएगा वो दिखा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? चलो बना भी देते हैं आपके लिए। फाइल का नाम क्या रख दें? हेलो में बना रहा हूं मैं। बनाना किसमें? लॉगिन में। तो लॉगिन के टेम्पलेट में क्या बनाइए? न्यू फाइल। फाइल का नाम क्या? home.html।
ठीक। सिंपल है बच्चे, बहुत डिफिकल्ट इसको मत मान के चलना आप लोग। फिर से आप यहाँ पर डाल दीजिए क्या जाइएगा, यहाँ पर आपने डाला एडमिन, पासवर्ड गलत डाल दीजिए। अब की बार क्या आएगा 404। 2 मिनट वैसा कैसे हो जाएगा, ये लॉगिन था, वही हमारी गलती होती है ना। हम लोग जो यूआरएल देते हैं कौन सा देना चाहिए, एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल दोगे कभी भी पंगा कोई भी नहीं करेगा। ये हमारे पास लॉगिन पेज आ गया, हमने यूजर आईडी एडमिन डाला, पासवर्ड कुछ भी डाल दीजिए, सबमिट करेंगे क्या आएगा, पासवर्ड इज रॉन्ग। अब पासवर्ड सही डालिए, सेट पा, कौन सा पेज भेज दिया जाएगा, होम पेज। कंफर्म है, कैसे बना एक बार फिर से देखें आप लोग। पहले ये लॉगिन वाला देखें क्या किया गया है हमारे लॉगिन कंट्रोलर में। जरा लॉगिन ऑथेंटिकेट यूजर का कंट्रोलर देखिए। आप लोग भी ऑनलाइन चाहे तो कॉपी में नोट कर लें कंट्रोलर वाला कोड, कुछ कोड कॉपी में रहना चाहिए आपके पास। हर कोड हम भेजें तब आप करिएगा, एकदम सही नहीं है। कॉपी में नोट कर लें या कहीं भी नोट कर लें। जब ये कंट्रोलर हमारा ये हैंडलर कॉल होगा, ये मेथड है, ये मेथड कॉल होगा तो इस मेथड को क्या मिलेगा बच्चा, इस मेथड को वहां से यूजर का आईडी मिलेगा, यूजर का पासवर्ड मिलेगा और मॉडल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। हमने किससे डिमांड किया है, हमने ये डिमांड किया है फ्रंट कंट्रोलर से। आगे चल के यही डेटा हम ऑब्जेक्ट में रख पाएंगे, कहेंगे भैया तुम हमको अलग अलग मत दो, ऑब्जेक्ट में दे दो, हम ऑब्जेक्ट से ले देंगे। यानी फिर यूजर नाम से हमको क्या बनानी पड़ेगी, क्लास, और उसमें 2 फील्ड डिक्लेयर करेंगे, कौन सा, तो आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट से लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारे लिए कौन बनाएगा, फ्रंट कंट्रोलर। खाली तरह कुछ समझ में आ भी रहा है, तो सेम किसी ने कहा गलत है, हमने क्या बोला था, इसका फीचर खाली है क्या, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टर डिपेंडेंसी है, एम्बेडेड टर्म का प्रोजेक्ट कैसे बदल जाएगा यार, सारे तो वही कार्य करता है। मतलब फ्रंट कंट्रोलर इसमें भी है, कंट्रोलर इसमें भी है, मॉडल इसमें भी है, सब कुछ तो वही रहेगा, वो कैसे बदल जाएगा। हाँ एक नई चीज मिली क्या, थीम लीफ। थीम लीफ दिखा कि नहीं दिखा, थीम लीफ को कैसे यूज करोगे, यानी हमने अपने लॉगिन पेज को डायनेमिक बनाया। कैसे, जब लॉगिन पेज दोबारा भेजा जाएगा तो उसमें क्या डाला जाएगा, यूजर का आईडी डाल के भेजा जाएगा और मैसेज डाल के भेजा जाएगा। वो मैसेज वाली वैल्यू मॉडल से निकालेगा और यूजर आईडी भी कहां से निकालेगा, मॉडल से। तो थीम लीफ का उसके लिए जो कोड लिखा है वो भी कोड देख लीजिएगा आप लोग, जो लॉगिन के अंदर मैंने लिखा है। लॉगिन फॉर्म के सबमिट होने पर ये मेथड क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, और इस मेथड में 3 पैरामीटर क्या पास करेगा हमारा फ्रंट कंट्रोलर, यूजर का आईडी। याद रखिएगा ये जो पैरामीटर आर्गुमेंट डिक्लेयर किया इसका नाम क्या रखिएगा, इसका नाम वही होना चाहिए जो आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने यूआईडी रखा और पास रखा है, यहाँ पर वही दोनों होना चाहिए। अगर गलत कर देंगे तो क्या होगा, ये बना पास तो करेगा, नल पास कर देगा। यानी फ्रंट कंट्रोलर यूआईडी पास करेगा, लेकिन जब उसे ब्राउजर से नहीं मिलेगा तो क्या पास करेगा हमारे मेथड को, NULL नल।
अच्छा, इफ एल्स की जरूरत नहीं पड़ती जब रिटर्न यूज करते हैं, रिटर्न पे डेट हो जाता है। मतलब अगर ये रिटर्न काम करेगा तो यहीं पर मेथड क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट। ये रिटर्न काम करेगा तो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, ये रिटर्न काम करेगा तो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तीनों में से कोई ना कोई तो एक रिटर्न काम करेगा। अगर एडमिन यूजर आईडी गलत हुआ तो पहला वाला रिटर्न काम कर जाएगा, पासवर्ड गलत हुआ तो, और दोनों गलत हुआ पहला वाला रिटर्न काम करेगा, और अगर दोनों सही हुए तो आखिरी वाला रिटर्न काम करेगा। और वो क्या रिटर्न करेगा, होम पेज, और होम पेज का कंटेंट ब्राउजर पे दिखा दिया जाएगा। अच्छा, यहां देखिए मैंने कैसे वैल्यू को क्या किया, लॉगिन में डाला है। पहली चीज, टेक्स्ट बॉक्स में लाने के लिए मॉडल ऑब्जेक्ट से क्या लिखा जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट नहीं होगा, th:\वैल्यू। टेक्स्ट कहां होता है पता आपको, जब आप कोई कंटेनर टैग यूज करते हैं तो ओपन और एंड के बीच में। जैसे लेबल क्या होता है, लेबल, लेबल में ओपन होता है, एंड होता है, बीच में डाला जाता है। तो ये तो वैल्यू सीधे कहां डाली जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स में। देखो ब्राउजर पे अगर देखोगे, ब्राउजर पे देखिए, गलती कर रहा हूं मैं, एडमिन पासवर्ड गलत। अब इस पेज को देखो ब्राउजर पे, इस पेज में देखो लेबल में ये कहां डाला गया, पासवर्ड रॉन्ग। लेबल में डाला गया स्टार्ट और एंड के बीच में, क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा था, th:\text। जहां दो टैग यानी स्टार्ट टैग और एंड के बीच में आपको टेक्स्ट चाहिए, वहां थीम लीफ के लिए क्या कोड लिखेंगे, th:\text। और जहां वैल्यू की तरह चाहिए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स का तो एम्प्टी टैग होता है, वो क्लोज तो होता नहीं, तो वैल्यू इक्वल टू क्या आ गया, देखो एडमिन। जबकि मैंने कोड क्या लिखा है, अगर आप मेरा कोड देखिएगा तो मैंने लिखा th:\वैल्यू, और यहां पर क्या लिखा है, th:\text। स्टार्ट टैग के अंदर लिखा जाएगा, बट ये वैल्यू कहां डाली जाएगी, यहां पर डाली जाएगी जब ब्राउजर पे भेजी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। एवरीवन ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन है, अमृत अकेले है। बोलिए, अब हम चाहते हैं कि यार यूजर का अलग अलग वैल्यू क्यों भेजा जाए, क्यों ना यूजर का क्या बनाया जाए, ऑब्जेक्ट। तो चलिए यूजर का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये भी आप कर चुके हैं। तो लॉगिन का एक नया वर्जन दिखा रहे हैं, लॉगिन हमने कर दिया 1। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दे दिया, लॉगिन 1। लॉगिन 1 बन गया हमारा प्रोजेक्ट। ये देखें, लॉगिन की सारी चीजें कहां डाल दीजिए, लॉगिन 1 में। पहले तो आप इसका टेम्पलेट डाल दीजिए, फिर इसके बाद CSS डाल दीजिए, फिर कंट्रोलर डाल दीजिए। ये तो कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। कौन सा कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर, लॉगिन 1 में डाल दिया। पहले वाले को स्टॉप कर दीजिए। ठीक, अब हम यहां पर एक यूजर नाम से क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास का नाम क्या रख देंगे, यूजर। अब यूजर क्लास के अंदर अभी हम दो फील्ड डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर आईडी। ध्यान दीजिएगा, फील्ड का नाम क्या रखा है, यूजर आईडी, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। अब इसका गेटर और सेटर बनाइए। ठीक है, गेटर और सेटर बनाया। अब हम फ्रंट कंट्रोलर को कंट्रोलर में बोलेंगे, जब कंट्रोलर के मेथड को कॉल करेगा तो हम कहेंगे तुम ये वैल्यू ना पास करो, यूजर के ऑब्जेक्ट का क्या पास करो, रेफरेंस। अब फ्रंट कंट्रोलर जब इस मेथड को कॉल करेगा तो पहले यूजर क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट में दो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होंगे, एक यूजर आईडी नाम से और जो फॉर्म से वैल्यू आ रही है उसमें डाल देगा, लेकिन तभी डालेगा जब दोनों का नाम क्या हो, सेम। अब फॉर्म में जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया उसका नाम यूआईडी है, और इसका नाम क्या कर दिया, यूजर आईडी। मिसमैच हो जाएगा, नल डाल दिया जाएगा। क्या डाल दिया जाएगा, नल, गड़बड़ हो जाएगा। तो बेहतर क्या होगा कि आप अपने फॉर्म में जाइए, किसके अंदर, login.html। इसका नाम यहां से चेंज करके क्या करिए, जो हमने उसके अंदर रखा है, क्या रखा है, यूजर आईडी।
और इसका नाम चेंज करके क्या रखिए, पासवर्ड। अब हमारा करेक्ट मैच कर जाएगा। और यहां पर आप क्या करिए, अब जाके UID नहीं, यूजर डॉट व्हाट, गेट यूजर ID डॉट इक्वल्स एडमिन। कंफर्म है? अच्छा, यूजर ID को एक वेरिएबल में क्या कर लें आप, स्टोर कर लें, बेहतर होगा। स्ट्रिंग टाइप का क्या बनाइए, वेरिएबल। यूजर ID यहाँ ले लीजिए यूजर के ऑब्जेक्ट से, और यहाँ क्या लिख दें आप, UID, ज्यादा बेहतर होगा। और पासवर्ड के लिए क्या करें, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाइए, क्या, पास, और यूजर के ऑब्जेक्ट से क्या ले लीजिए, पासवर्ड ले लीजिए, और यहाँ पर पास को मैच करा दीजिए। अब इसका फायदा क्या होगा, अब इसका फायदा ये होगा कि अगर 10 वैल्यू होती तो 10 हम आर्गुमेंट डिक्लेयर नहीं करते। 2 वैल्यू आ रही है ना, तो 2 आर्गुमेंट डिक्लेयर करना पड़ा था पिछली बार, आपकी बार केवल एक सिंगल है ना ऑब्जेक्ट। बोलो, अपफ्रंट कंट्रोलर हमारी क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में डेटा वो डाल देगा खुद है, और हमको क्या दे देगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने निकाल लिया। बोले क्लियर है मेरी बात? अब हम क्या करेंगे, लॉगिन 1 कंट्रोलर को लॉन्च कर दे। किसको लॉन्च किया है, देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा होगा लॉगिन 1 एप्लीकेशन। ब्राउजर पे जाइए, URL टाइप करिए, URL तो सेम है, अरे URL तो हमने चेंज नहीं किया है ना। अब आप यहाँ पर क्या डालें, एडमिन गलत डालें, क्या आ जाएगा, यूजर ID डज नॉट, सही डालिए, पासवर्ड गलत डालिए, अब की बार क्या आएगा, पासवर्ड सही डालिए, आपको होम पेज भेज दिया जाएगा। तो आगे चल के फ्यूचर में हमें क्या करना होगा, मल्टीपल वैल्यू के लिए क्लास बनाना होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर यूजर नाम से एक क्लास बना दी, क्लास के अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, कौन सा, एक यूजर ID नाम से और एक पासवर्ड नाम से। इसका मतलब जब हमारा ये मेथड कॉल होगा फॉर्म के सबमिट होने पर, तो इस मेथड में 2 पैरामीटर क्या पास होगा, एक यूजर के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और दूसरा मॉडल के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। यूजर के ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस आएगा उसमें यूजर के ऑब्जेक्ट में क्या रखा गया होगा, जो फॉर्म से वैल्यू सबमिट की गई होंगी, अगर फॉर्म में जो टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम है वही नाम हमारे यूजर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल का नाम। देखो ना, मेरा यूजर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है, देखिए आप, यूजर ID और पासवर्ड, और यही मेरे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी है ना। अगर नाम में मिसमैच हो गया तो यूजर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें नल डाल दिया जाएगा, क्योंकि दोनों का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या डाला जाता है, नल। क्लियर? बोलो, कर लोगे इस तरह की एक्सरसाइज स्प्रिंग बूट का यूज करके? ये तो ऑलरेडी हम स्प्रिंग MVC में कर चुके हैं। अब एक एडवांटेज यहाँ पर और आपको दूंगा मैं, हाइबरनेट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हाइबरनेट की जगह हाइबरनेट का एक बाप आ गया, एक्सटेंशन, उसको कहते हैं स्प्रिंग डेटा JPA। क्या बोलते हैं? और 99% डेवलपर डेटाबेस वाले ऑपरेशन के लिए हाइबरनेट के बजाय स्प्रिंग डेटा JPA यूज करते हैं। स्प्रिंग डेटा हाइबरनेट में पंगा क्या था, सेशन फैक्ट्री कॉन्फ़िगर करो, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर करो, फिर सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनवाओ, फिर सेशन फैक्ट्री का मेथड कॉल करो, ओपन सेशन, सेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओ, ट्रांजैक्शन बिगिन करो, ट्रांजैक्शन कमिट करो, और अगर नॉर्मल क्वेरी चलानी है जो कि उसके लिए मेथड ना हो तो SQL लिखो। ये सब का झंझट यहाँ से खत्म हो जाएगा। किस केस में? स्प्रिंग डेटा JPA के केस में। स्प्रिंग बूट कहता है कि अगर आप स्प्रिंग डेटा JPA यूज करेंगे तो आपका डेटाबेस वाला काम बहुत इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? बोलिए, कंफर्म? अभी उसका यूज नहीं करेंगे। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। अरे बहुत है इतना, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, आप आगे लैपटॉप भी लाइएगा। इसमें तो वो सारी चीजें आप कर पाएंगे जो स्प्रिंग MVC में आपने किया था। बस मुझे केवल क्या बताना रह गया है, स्प्रिंग डेटा JPA कैसे यूज किया जाए। ठीक है, करें, क्वेश्चन पूछे, बोलो। वेक्टर क्लास और एरे लिस्ट क्लास में क्या डिफरेंस है?
ये कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का इंटरनल मैकेनिज्म क्या है डेटा स्टोर करने का, एलिमेंट स्टोर करने का। दोनों हमारा एलिमेंट स्टोर करते हैं। एलिमेंट बोले तो हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यानी कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा ने क्यों दिया? आमिर बताओ, जावा ने जो तुमको कलेक्शन फ्रेमवर्क दिया किस पर्पस के लिए? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के लिए। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट जानते हो ना, हमारा प्रोग्राम डेटा कहां रखता है? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैनेज करना। और वो आसान काम नहीं है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए हमें क्या मिल गया? कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारी हेल्प किसमें करेगा? वो जो ऑब्जेक्ट बना रहा हमारा प्रोग्राम डेटा रखने के लिए, उनके मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। कौन? कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसका मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारा जो मेन इंटरफेस है वो है कलेक्शन, जिससे इनहेरिट करके तीन इंटरफेसेस बनाए गए हैं। कौन से तीन इंटरफेस? लिस्ट नाम से एक है, सेट नाम से है, और एक क्यू नाम से। कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट करके ये तीन इंटरफेस बनाए गए, और तीनों में मेन दो है। कौन सा? लिस्ट और सेट। लिस्ट और सेट में कई डिफरेंसेस हैं। लिस्ट कहता है कि हम जो एलिमेंट आपका रखेंगे उसका ऑर्डर मेंटेन करेंगे, यानी जिस ऑर्डर में दिया जाएगा उसी ऑर्डर में हम आपको बाहर करके देंगे। पहला तो लिस्ट कलेक्शन हमारा कैसा है? ऑर्डर्ड है। और सेट कैसा है? अनऑर्डर्ड है। मतलब वो गारंटी नहीं देता कि आपका एलिमेंट उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में आप हमको देंगे। कारण इसका मैं बताऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो है लिस्ट और सेट का क्या है? लिस्ट हमारे एलिमेंट की डुप्लीकेसी अलाउ करता है। एलिमेंट मतलब अगर सेम ऑब्जेक्ट को 10 बार रखिएगा तो अलाउ कर देगा। ऑब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्ट का सेट नहीं अलाउ करेगा। सेट एलिमेंट की डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता। कंफर्म? तीसरा डिफरेंस है लिस्ट में मल्टीपल नल अलाउड है। नल कब डालते हम लोग बच्चा? किसी भी कलेक्शन में या कहीं भी, जब हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमारे पास ना हो। तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। तो लिस्ट में क्या अलाउड है? मल्टीपल नल। नल क्यों? क्योंकि हमें एलिमेंट डालना था, पता चला हमारे पास एलिमेंट नहीं है लेकिन हमें एंट्री करनी है। तो जब एलिमेंट फ्यूचर में आएगा तो हम अपडेट मार देंगे। अभी उसकी जगह क्या रखना है? NULL नल। जैसे वो लोग ना बस उस पे बैठते हैं ना, सीट कवर करने के लिए रुमाल रख देते हैं और बाहर घूम के आ रहे हैं, और जब आप कोई सीट पे बैठ जाएगा, भैया यहाँ रुमाल हमने रखा था, सीट कवर की थी, तो वो नल समझ लो क्या है? रुमाल। और सेट कलेक्शन केवल सिंगल नल अलाउ करता है। कंफर्म है? ये डिफरेंस हो गया दोनों में। इसका मतलब मेन डिफरेंस है एलिमेंट की डुप्लीकेसी। यानी अगर आपका ऐसा कलेक्शन तैयार करना है जिसमें चाहते हैं कि एलिमेंट की डुप्लीकेसी हो, तो कौन सा कलेक्शन लीजिएगा? लिस्ट। और अगर चाहते हैं कि एलिमेंट का डुप्लीकेसी ना हो तो कौन सा कलेक्शन? सेट कलेक्शन। क्लियर? अब लिस्ट में लिस्ट इंटरफेस के तीन इंप्लीमेंटेशन है। अरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है। अरे लिस्ट और वेक्टर दोनों एक ही फंक्शनलिटी पे काम करते हैं। दोनों अंदर से रीसाइजेबल एरे बनाते हैं एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, जिनका इनिशियल कैपेसिटी होता है 10। यानी एरे लिस्ट का अगर हमारा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बनाएगा तो एरे लिस्ट इंटरनली क्या करेगा? जो टाइप पैरामीटर दीजिएगा। और पहली बात तो कलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 1.2 में, ना कि 1.5। कलेक्शन फ्रेमवर्क कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1.2 में। इसे जेनेरिक कब बनाया गया था? 1.5। इसका मतलब क्या होगा कि एरे लिस्ट हमारा 1.2 में आया था और वेक्टर 1.0 में आया था। दैट इज नॉट अ बिग डिफरेंस। बिग डिफरेंस अभी बताता हूँ। मेन डिफरेंस जो है कौन से वर्जन में आया, ये कौन सा डिफरेंस होता है यार? मतलब कहाँ यूज करेंगे एरे लिस्ट और कहाँ यूज करेंगे वेक्टर, वो आना चाहिए। एरे लिस्ट अंदर क्या करता है? एलिमेंट को होल्ड करने के लिए रीसाइजेबल एरे बनाता है, जिसका टाइप क्या रखता है? जो आपका टाइप पैरामीटर है। अगर एरे लिस्ट में टाइप पैरामीटर में आपने प्रोडक्ट बना दिया तो प्रोडक्ट टाइप का क्या बना देगा? रीसाइजेबल एरे, जिसका इनिशियल कैपेसिटी क्या रहेगा? 10 रहेगा। और वही वेक्टर भी करता है, दोनों एरे में रखते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि फिर वेक्टर कब यूज करेंगे और एरे लिस्ट कब यूज करेंगे? तो एक ही डिफरेंस है, एरे लिस्ट हमारा अनसिंक्रोनाइज्ड क्लास है
और वेक्टर हमारा सिंक्रोनाइज्ड क्लास। मेन डिफरेंस ये है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है मल्टी थ्रेडिंग यूज कर रहा है और मल्टी थ्रेडिंग में हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सारे हमारे एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को या लिस्ट कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को एक साथ सारे थ्रेड यूज कर सके, दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? एरे लिस्ट। और अगर चाहते एक बार में एक ही थ्रेड यूज कर पाए तब वेक्टर क्लास का यूज करिएगा। दोनों में यही फर्क है क्या? यस। दूसरा डिफरेंस आप ये बता सकते हो कि वेक्टर क्लास एक लिगेसी क्लास। लिगेसी का मतलब होता है कि कलेक्शन को विरासत में मिली है, यानी जब कलेक्शन फ्रेमवर्क बनाया गया था तो ये पहले से अवेलेबल थी और कलेक्शन में इसे डाल दिया गया। विरासत का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपना घर बना रहे हैं, पता चला 2 कमरा बनाए, 4 कमरा पहले से क्या था? मौजूद था, तो उसको बोलेंगे हमको क्या मिला है? विरासत में मिला है। लिगेसी कहते हैं। कंफर्म फंक्शनलिटी दोनों की सेम है। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों तो लिस्ट कलेक्शन है, दोनों को कब यूज करेंगे? कब एरे लिस्ट यूज करेंगे, कब लिंक लिस्ट यूज करेंगे? आंसर होगा अगर हम डेटा स्ट्रक्चर ही तो है, अगर डेटा स्ट्रक्चर में हम एरे चाहते हैं, और एरे कब चाहते हैं बच्चा? जब हमारे डेटा में मैनिपुलेशन कम हो और सर्चिंग क्या हो? ज्यादा हो, तब हम एरे का यूज करते हैं। और अगर मैनिपुलेशन ज्यादा हो और सर्चिंग कम हो तो हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। तो एरे और वेक्टर हम कब यूज करेंगे? एरे लिस्ट और वेक्टर कब यूज करेंगे? जब हमारा जो एलिमेंट रखा गया है उसमें सर्चिंग बार बार हो रही है। मैनिपुलेशन मतलब नया एलिमेंट ऐड करना, पुराने को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सब होगा। अगर वो कम हो और सर्चिंग ज्यादा हो तो कौन सा? एरे लिस्ट या फिर वेक्टर। और अगर सर्चिंग कम हो और मैनिपुलेशन ज्यादा हो तो अनडाउटली क्या? लिंक्ड लिस्ट। और लिंक लिस्ट इंटरनली क्या करता है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करता है एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। डब्ल्यू लिंक लिस्ट समझते हैं ना, जिसमें दोनों डायरेक्शन से एलिमेंट क्या होता है? ऐड होता है। और ये जो लिंक लिस्ट क्लास है ना हमारी, ये जैसे लिस्ट एरे लिस्ट क्लास क्या है? केवल लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बनाया गया है। वेक्टर क्लास भी कैसे बनाया गया है? लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके। जबकि आपका लिंक लिस्ट जो बनाया गया 2 इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके, एक हमारा लिस्ट इंटरफेस और एक हमारा डीक्यू इंटरफेस। डीक्यू कहते हैं डबल एंडेड क्यू को। समझ में आया? अच्छा, सेट इंटरफेस का एक ही इंप्लीमेंटेशन है, हैश सेट। क्या नाम उसका? और हैश सेट इंटरनली क्या करता है? एक हैश मैप नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना के जो भी एलिमेंट हम सेट को देंगे, हैश सेट को देंगे, वो किसे दे देगा? हैश मैप। और हैश मैप अंदर से एंट्री करता है की वैल्यू पेयर में। और हमारा जो हैश सेट को एलिमेंट दिया गया है वो हैश मैप में की बना दिया जाएगा, यानी हैश मैप उसे क्या बना देगा? की। और हैश मैप कहता है हमारा की हमेशा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा और अनऑर्डर्ड रहेगा। तो हैश सेट को जो ये फीचर मिला है कौन सा? डुप्लीकेसी नहीं अलाउड है और अनऑर्डर्ड होगा। ये किससे मिला है? हैश मैप। और हैश मैप इंप्लीमेंटेशन है मैप इंटरफेस का। एक मैप नाम से क्या बनी है? इंटरफेस है, उसका इंप्लीमेंटेशन है बच्चा लोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हैश मैप की बात कर रहे हैं। तो हैश मैप हमारी क्या है? क्लास है। और वो क्लास कैसे बनाई गई है? मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके। तो हैश सेट क्यों ऐसा है, समझ में आया? हैश मैप नहीं, हैश सेट का नेचर समझ में आया आपको? क्या नेचर बताया हमने? हैश सेट का नेचर क्या बताया? हैश सेट हमारा जो है एलिमेंट की, या सेट हमारा एलिमेंट की डुप्लीकेसी रोकता है। मेन है एलिमेंट की डुप्लीकेसी रोकना। वो किसकी वजह से संभव हुआ? हैश मैप। तो हैश मैप तो 2 चीजें चाहिए, क्या क्या? की चाहिए और वैल्यू चाहिए। तो जो हैश सेट को हमने एलिमेंट दिया है वो हैश मैप में क्या बन जाएगा? की। और वैल्यू में वो नल डाल देता है। पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो वैल्यू में क्या डाल देगा? नल, मतलब ब्लैंक। और हमको की देता है। मतलब हैश सेट का खुद का कोड है ही नहीं है, वो किस पे डिपेंड है? हैश मैप। और हैश मैप में बच्चा अंदर जब एलिमेंट रखा जाता है ना, की रखा जाता है, तो 2 मेथड कॉल होते हैं। एक मेथड बार बार कॉल होता है हर एलिमेंट के लिए, उसका नाम है हैश कोड। और एक मेथड कॉल होता है इक्वल्स। इक्वल्स मेथड तभी कॉल होगा जब एलिमेंट की डुप्लीकेसी चेक करनी होगी। हैश कोड मेथड बार बार कॉल होगा।
एक्चुअली हम अंदर हैश मैप क्या करता है ना, 16 बकेट बनाता है बच्चा। 16 क्या बनाता है? बकेट। बकेट का मतलब हुआ कि समझ लो कि ऑब्जेक्ट बना देता है, अलग अलग 16 ऑब्जेक्ट बना देता है। पहला जो ऑब्जेक्ट होगा, इन 16 जो पहला एलिमेंट होगा, इन 16 में से किसी एक बकेट में रख दिया जाएगा। कौन सी बकेट में रखा जाएगा? उसके लिए वो फार्मूला लगाता है हैश कोड मेथड से। एक नंबर रिटर्न होता है जो आपके ऑब्जेक्ट का जो एलिमेंट है उसका हैश कोड नंबर रिटर्न करता है, और उस हैश कोड के नंबर का मॉड्यूलो किया जाता है 16। अब किसी भी नंबर का मॉड्यूलो 16 करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 से 15 तक कोई नंबर, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उसी मैकेनिज्म पे ये काम करता है। क्लियर है मेरी बात? ये सब चीजें थोड़ा आप लोग तैयार करें, ठीक है ना? मैंने नोट्स सबके लिखवा रखे हैं, आपने देखा होगा, और नोट्स को प्रॉपर्ली देखें आप लोग। कर लेंगे यार, आप लोग टैलेंटेड हैं अपनी एकदम। जितना मेहनत करेंगे, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, और भी कहूंगा, बार बार कहूंगा, क्लास में भी कहता हूँ, अपने बेटे को भी कहता हूँ, मजबूरी में मत पढ़ना कि रेहान कह रहे हैं तब पढ़ो। तुम्हारे अपने अंदर वो इच्छा होना चाहिए कि मुझे आईटी फील्ड में करियर बनाना है। आप कोई 16 साल के 12 साल के बच्चे नहीं है कि आपको समझाना पड़े कि मुझे मजबूरी क्या होती है। तो आप अपना अच्छा, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या सही है, क्या गलत है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप अच्छे तरीके से जानते हो। यू नो बेटर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक, कंफर्म है? चलिए, धन्यवाद।